नमस्ते, राम राम। मेरा नाम सनी कौशिक है। झलको हरियाणा पर आप मेरे साथ जुड़े हैं। इलेक्शन से पहले एक नैरेटिव सेट था कि इस बार कांग्रेस आने वाली है, लेकिन जब रिजल्ट आए तो उसके नतीजे जो थे चौंकाने वाले थे और सब पत्रकारों को, कांग्रेस को, बीजेपी को, सबको ही चौंकाया। लोग भी इससे चौंके कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हुआ, वो सब इस पर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ सतसिंह धनखड़ हैं और साथ में सबसे बड़ा सवाल कि अब भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा क्या करेंगे और कांग्रेस की क्या रणनीति आगे हो सकती है। सर नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार जी। सर, क्या रणनीति अब आपको लगती है, और जिस तरीके से कांग्रेस की बड़ी हार हुई है, पहले नैरेटिव सेट था और अब जो बातें चल रही हैं, क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस की बड़ी हार नहीं हुई। आप ये मानिए कि कांग्रेस को 2019 में जितनी सीटें आई थी उससे ज़्यादा सीट आई हैं। एक बात, हार तो तब मानी जाती है कि तब जितनी बार पिछली बार आई थी उससे भी कम आई। लेकिन बात जो आपका सवाल है, बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला। जहां पर 60 पार 65 पार कहा जा रहा था, कुछ लोग 70 पार भी कह रहे थे, उनको सिर्फ 37 सीटें आई हैं। और सरकार में आने के लिए 46 सीट हरियाणा में चाहिए होती हैं। उस मामले में उनकी हार हुई है। अब क्या होगा अगर जीतते? हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे भीड़ जमा होती, दिल्ली में उनके घर के बाहर भीड़ जमा होती, चंडीगढ़ में जो लीडर ऑफ अपोजिशन पे जो उनको कोठी मिली हुई है उसके बाहर भीड़ होती। और मैं ये मानता हूँ कि आज अलग ही माहौल हरियाणा, रोहतक या यहाँ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या है, अब जिसके सिर सहरा बनना था ठीकरा भी उसी के सर फूटना शुरू हो गया। क्योंकि शमशेर सिंह गोगी जो असम से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने कहा कि भाई ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये हार हुड्डा की हार है, बाबू बेटे की जो पार्टी है उसकी हार है। कहना वो ये चाहते थे कि जो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में इन फाइटिंग का शिकार है, आपस में लड़ते रहते हैं। कुमारी शैलजा किसी दूसरी तरफ जा रही है, हुड्डा साहब किसी और तरफ जा रहे हैं। तो पब्लिक के अंदर ये मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी एक नहीं है, बड़ा धड़ा वो हुड्डा के पास है, छोटा धड़ा कुमारी शैलजा के पास है। गनीमत ये रही कि रणदीप सुरजेवाला के बेटे को टिकट मिल गई थी, इसलिए वो शांत रहे। पहले किरण चौधरी बोलती थी, वो बीजेपी में जा चुकी थी, लेकिन फिर भी डिवीजन जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा था और कुमारी शैलजा इंटरव्यू पे इंटरव्यू, बार बार वो अपने को पीड़ित, अपने आप को वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि भाई कांग्रेस में तो मैं हूं, लेकिन मेरा स्थान नहीं दिया जा रहा, और कुछ भी हो जाए मुझे चीफ मिनिस्टर ये नहीं बनने देंगे। हरियाणा में अगर जाट समाज 22 से 25% है, कुछ लोग तो उससे ज्यादा का भी दावा करते हैं, और दलित समाज 19.5% है, 20% आप मान लो, तो ये जो एससी समाज है, इनके अंदर क्या मैसेज गया? इनके अंदर मैसेज यही गया कि कहीं ना कहीं आपकी पकड़ कांग्रेस पार्टी में, नेता जो आपका है वो कमजोर है। हालांकि जिसके ऊपर कांग्रेस सबसे ज्यादा भरोसा कर रही थी, जाट समाज, उनका खुद का वोट डिवाइड हुआ। और वो डिवाइड इसीलिए हुआ कि लोकसभा में जब कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें कांग्रेस से छीन ली, तो उनको लगा कि विधानसभा चुनाव में तो आपके अलावा हरियाणा की जनता की मजबूरी है कि वो कांग्रेस को चुने। और अब तो हमारी लड़ाई रह गई मुख्यमंत्री की, कि मुख्यमंत्री कौन बने। तो यहां जनता का गुस्सा था बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के पक्ष में नहीं था। कांग्रेस को ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बेनिफिट जरूर मिल रहा था, लेकिन गुस्सा बीजेपी के खिलाफ था। बीजेपी ने इस बात को समझा और उन्होंने बहुत जगह ऐसे कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर कर दिया, या तो वो जाट समाज से थे, टिकट मांग रहे थे, उनको वोट बीजेपी के फूल के कारण, निशान के कारण वोट नहीं मिलनी थी, उन्होंने वोट डिवाइड की। कांग्रेस के रेबल, क्योंकि टिकट तो एक ही को मिलनी थी, जो टिकट के चाहवान थे, थोड़ी बहुत मजबूती भी रखते थे, पैसे वाले भी थे, उनको स्पॉन्सर कर दिया। जिस भी तरीके से मैनेज किया वो तो आप जानते हैं, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब
नीतियां अप्लाई करके 17 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के और ज्यादातर जाट समाज के हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी के रेबल हैं, जिन्होंने इतने वोट लिए हैं कि अगर वो नहीं होते तो कांग्रेस उन 17 सीटों पर जीत जाती, क्योंकि उन्होंने जितने वोट लिए और हार का मार्जिन उससे कम है फर्स्ट और सेकंड में। अगर ये 17 सीटें आप कांग्रेस की उसमें ऐड कर दो तो 37 + 17 बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल गए। यही चाल बीजेपी की कांग्रेस नहीं समझ पाई। उनको ये लगा कि हर हाल में आपकी पार्टी की सरकार आ रही है, 2, 4, 5 सीटें बिगड़ भी गई, नहीं भी आई, फर्क नहीं पड़ता, हम तो 70 पार है, हम तो 65 पार है, 62 आ जाएंगी, 60 आ जाएंगी, 58 आ जाएंगी, 55 तो कहीं गई नहीं। ये स्टेटमेंट इन लोगों की होती थी। और दूसरी बात देखिए, हरियाणा में नौकरी कितना बड़ा इशू रहता है। इन्होंने खुद ने स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। कभी नीरज शर्मा स्टेटमेंट दे रहा है, कभी कोई और विधायक स्टेटमेंट, जो प्रत्याशी हैं उनके, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई 20 वोटों के बदले 1 नौकरी, 2 लाख नौकरियों में से 20,000 एक विधायक को मिलेंगी। कोई कह रहा है कितने मिलेंगी, आप हमारा साथ दोगे तो आप कांग्रेस को जो वोट देगा उनको मिलेंगी। तो ये बातें मुझे लगता है कि 2024 में इसी चीजों से पीड़ित बीजेपी से थे कि भाई वो एक तो भर्ती नहीं करते, भर्ती निकालते हैं तो टेस्ट की डेट नहीं रख पाते, टेस्ट की डेट रखते हैं तो वो लीक हो जाता है, और अगर वो लीक नहीं होता तो रिजल्ट घोषणा नहीं करते, रिजल्ट घोषणा करते हैं तो क्राइटेरिया बदल देते हैं। इसीलिए तो लोग बार बार, बच्चे जो हैं, युवा बेरोजगार, कोर्ट जा रहे थे। और अगर यही काम अगर कांग्रेस से परेशान होकर के उनको 2014 में पावर से दूर किया था, ये तो वही लोग आ गए। मैं ये कह रहा हूँ मल्टीपल रीजंस हैं आज के दिन, लेकिन जाट समाज का वोट कांग्रेस से छिटकना, और फिर कांग्रेस को हालांकि ओबीसी का वोट भी मिला है, नॉन जाट का भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट वोट मिला है, लेकिन बात यह है कि दोनों का परसेंटेज लगभग सेम, कांग्रेस बीजेपी का, लेकिन फाइनल नंबर जो आया वो हम सबके सामने 37 और 48। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि बीजेपी की मैनेजमेंट जीत गई और कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस जो हार गया। तो ठीकरा जो है, ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा नेता आगे लीड करा था, उसी के सिर फूटना शुरू हो गया। राहुल गांधी ने दिल्ली में एक समीक्षा बैठकों का दौर चलाया है, कल शायद पहली मीटिंग थी, जिसके बाद उन्होंने ऑफिशियली अखबारों में छपा हुआ है कि हमारे स्टेट लीडर्स की जो इन फाइटिंग थी या उनकी जो ओवर एम्बिशियसनेस थी, उसके कारण कांग्रेस का जो हाल हुआ है हरियाणा में, शायद परिणाम का यही कारण है। तो क्या अब भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा हाईकमान जो उन्हें एक साइड कर सकते हैं, साइडलाइन किया जा सकता है, क्या फ्यूचर उनका अभी आप देख रहे हो? मुझे लगता है कि अभी बहुत अर्ली होगा, क्योंकि अभी 5 साल का समय है, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड खुद इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि हाईकमांड वो होता है जिसकी कमांड हो। 2 बातें हैं, पहले कमांड पॉलिटिक्स होती थी, यानी कि हाई कमांड ने कोई निर्णय लिया, ड्राइंग रूम में बैठ के लागू कर दिया, लोगों को वो सहन करना पड़ता था। आजकल की राजनीति बदल गई, आजकल डिमांड पॉलिटिक्स आ गई है। डिमांड पॉलिटिक्स का मतलब लोगों की बहुत सारी डिमांड है, नौकरी चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं जो उनको पूरी करेगा, जो वो वादे करेगा और उस पर खरा उतरेगा, उसी की वो सरकार लेकर आएंगे। मैं ये मानता हूं कि धीरे धीरे पार्टी हाईकमांड का कल्चर भी चला गया। कांग्रेस हाईकमांड तो बहुत लंबे से हुड्डा साहब को खुडे लाइन लगाना चाह रहा था, लेकिन मजबूरी है, अगर हुड्डा को हटा दिया तो फिर क्या, तो हरियाणा में कांग्रेस के पास बचता क्या है। इस परिणाम के बाद ये जरूर है कि कहीं ना कहीं हुड्डा को बैकफुट पे आना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी तो बनती उसी की है। 90 में से 76 या 78 सीट उनके कहने से हुई, कैंपेनिंग के लिए हेलीकॉप्टर और सब कुछ उनके कहने पे हुआ, सब कुछ तो हुड्डा 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 हो रहे थे। कुमारी शैलजा एक कॉर्नर में शिफ्ट हो गई थी, कैंपेनिंग बहुत लेट शुरू किया, लेकिन वो बार बार सीएम के मुद्दे पर जिस तरह से, मैं ये मानता हूँ बैकफुट पर तो श्योरली, और हो सकता है इस बार हरियाणा विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन भी हुड्डा साहब ना बने,
एक तो उनकी उम्र 77 साल हो गई है, किसी और उनसे यंगर चेहरे को मौका दे दे, जिनके पास एक्सपीरियंस भी हो, राइट एज भी हो, कांग्रेस के लॉयल भी हों। बहुत सारे नाम चल रहे हैं, जैसे अशोक अरोड़ा जी का नाम चल रहा है। एक तो वो जाट समाज से नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पर अब एक टैग सा लग गया है कि जाट समाज की पॉलिटिक्स करते हैं, इसीलिए शायद जाट नॉन जाट का जो गेम चला। पंजाबी हैं, पुराने कार्यकर्ता, मतलब पुराने राजनीति से जुड़े हुए हैं, धुरंधर हैं, और जीटी रोड बेल्ट एक प्रमुख जो जगह है, वहाँ से वो संबंध रखते हैं। थोड़ा सा रोहतक और झज्जर और देश वाली बेल्ट से अलग भी हो जाएगा। तो ये मानता हूँ, इससे मुझे लगता है लीडर ऑफ पोजीशन भी अलग होगा, हुड्डा साहब भी रेस्ट करेंगे, और उनके परिवार से मुझे लगता है अब धीरे धीरे स्टेट पॉलिटिक्स में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एंट्री होगी, क्योंकि आगे की राजनीति तो उनके थ्रू ही हुड्डा पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी। कांग्रेस में गुटबाजी सबको पता है, बार बार सामने आती रही। राहुल गांधी ने जोड़ने की भी कोशिश की, एक बड़ा सिंबॉलिक चीज भी स्टेज पर हुई कि दोनों के हाथ जोड़ दिए गए। क्या भूपेंद्र हुड्डा इतने दिन से राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, क्या उनको ये नहीं लगा कि बीजेपी जिस तरीके से काम करती है कि अपना काम निकलना चाहिए, सरकार आनी चाहिए, फिर बाद में देख लेंगे किसकी लड़ाई किसके साथ है? भूपेंद्र हुड्डा को नहीं समझ में ये चीज आई कि अगर कुमारी शैलजा को साथ ले लें या किन्हीं और को भी इकट्ठा जोड़कर सरकार हम ला सकते थे? क्यों वो एक उसी पर जाट पॉलिटिक्स पर अटक के रह जाते हैं? देखिए, हर कोई पॉलिटिक्स में किसी रीजन के कारण है। तो एक कहावत है इंग्लिश में, ईदर माई वे और नो वे, या तो मेरे हिसाब से चीज़ चलेंगी या फिर कुछ भी नहीं होगा। जैसे हम बचपन में खेलते थे, वो कंचे खेलते थे ना, और कोई तीसरा, हम 2 जने खेल रहे हैं, 3 जने खेल रहे हैं, कोई आता है मेरे को भी खिला लो, नहीं खिलाते हैं तो वो सारे गेम को ऐसे ना वो करके चला जाता है। तो वही है पॉलिटिक्स में, ये सबको पता है कि आप पॉलिटिक्स में हो कुर्सी के लिए, और कुर्सी पे बैठोगे तो ताकत आएगी, ताकत आने के बाद आप अपने सारे काम कर सकोगे, अपने आप को राजनीति में अमर भी कर सकते हो, बाकी रिसोर्सेज तो साथ आने ही हैं। तो यहाँ पार्टीबाजी तो जनता के लिए है, ऊपर उनका एम एक ही है, मुझे कुर्सी तक पहुँचना है, चाहे वो विरोधी की मदद लेके पहुँचना हो, चाहे किसी भी तरीके से पहुँचना हो। पार्टीबाजी जनता तक ही है कि ये कांग्रेस है बीजेपी है। आप हरियाणा में बहादुरगढ़ को क्रॉस कर दो, जैसे ही आप पीरागढ़ की तरफ चलोगे ना, सब एक ही हैं, सब एक ही फार्म हाउस में बैठ के चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, डिनर करते हैं, शाम वाली जो है काला पानी इकट्ठा ही जो है ना पीते हैं। ये हम लोग ही सोचते हैं, जिन लोगों की ज़रूरतें जो है, एक नौकरी पाना है, जिनकी ज़रूरतें ठीक ठाक लाइफ हो जाए, बीवी टीवी तक सोचते हैं, वो लोग जो बहुत आगे जा चुके हैं, जिनके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, वो लोग ऐसा नहीं सोचते, वो लोग अलग तरीके से सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस ही अलग है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये तो स्वाभाविक है, कुर्सी चाहिए, कैसे भी चाहिए, या तो मुझे मिलेगी या किसी को नहीं मिलेगी। कुछ समय तक कुमारी शैलजा भी तो यही करे थे, उनको ये आइडिया था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जितना हो सकता है डैमेज कर दूँ। तो उन्होंने डैमेज किया, और डैमेज का आप परिणाम देख लीजिए, आज कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। एक मुद्दा और बीजेपी को काफी मिला, पत्रकारों की ट्रोलिंग को लेकर, उन्होंने खुलकर नाम भी लिख दिए लोगों के, उस पर आप क्या कहना है? क्या ये भी हो सकता है कि पत्रकारों ने ग्राउंड पर कम वर्क किया और एक नैरेटिव सेट करने में लगे रहे, और मतलब जो कांग्रेस है उसको भी वो सपने दिखाते रहे? उसमें कौन कौन लोग शामिल, और क्या आपको लग रहा है कि ट्रोलिंग होनी चाहिए थी जिस तरीके से हो रहा सब? सर, मैं ये मानता हूँ ये तो कुंठा है, और ये जो करने वाले हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों को, जब किसान आंदोलन चल रहा था, उनको आतंकवादी कहा, उनको खालिस्तानी कहा। और मैं जब 2016 में आंदोलन हुआ तो जाटों को उन्होंने जैसे मुरथल में एक फेक स्टोरी बनाई और रेपिस्ट भी कहा है एक समाज विशेष को, और पता नहीं क्या क्या संज्ञा दी। ये लोग बहुत ही संकुचित सोच के, और ज़्यादातर ये लोग मुझे लगता है जातिवादी भी होते हैं। ये लोग, इनका काम एक ही है कि जितना हो सकता है जहर समाज में फेंकना है। तो जहाँ तक पत्रकारों के बाद, देखिए ऐसा है कि इस चुनाव में एनालिसिस बहुत आए, जितना मैं देख सका 99.9% एनालिसिस कांग्रेस को एज दे रहे थे, 99.9%। ऐसे में कुछ पॉपुलर चैनल हुए, कुछ मीडियम हुए और कुछ कम पॉपुलर हुए, लेकिन सभी का एनालिसिस मोर और लेस वही था। तो
इनको ये लगा कि आप अपनी कुंठा निकालने का सही समय है। इन लोगों का आप नाम 10 लोगों का आप नाम लिख दीजिए और अब आप इन लोगों को आप प्रेशर में ले आएं ताकि इस तरह का कंटेंट जरूरत विपक्ष की आवाज बनने की, विपक्ष का मतलब जनता की आवाज बनने की, दोबारा हिमाकत ना करे। पर ये लोग गलती कर रहे हैं क्योंकि जो जनता जो एक पत्रकार के पास शक्ति जनता की होती है, जब वो देखता है कि किस तरीके से रोजगार नहीं मिल रहा, किस तरीके से बिजली पानी एक संकट है, किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किस तरह से सरेआम मर्डर्स हो रहे हैं और किस तरह से बीजेपी रोजगार जैसा संवेदनशील मुद्दे को किस तरह से उन्होंने भटकाया हुआ है, जिस तरह से समाज में आपस में टकराव पैदा हो रहा है, मुझे लगता है पत्रकार तो ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। कुंठा निकालने वाले निकाल लेंगे, कितने समय तक निकाल लेंगे, लेकिन जहर फेंकने वालों को सबसे ज्यादा उस जहर में खुद से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे लोग हैं, खोखले लोग हैं, धीरे कुछ समय बाद चुप हो जाएंगे। पत्रकार यूं ही काम करते रहेंगे और मुझे लगता है जनता से उनको और भी ज्यादा प्रेम मिलेगा। आपको क्या 2-4 पॉइंट ऐसे लगते हैं कि कांग्रेस को ये बदलाव करने चाहिए जो इस इलेक्शन में नहीं हो पाए, और आगे अगर कंपटीशन में उतरना है पार्टियों के साथ तो क्या वो चीजें हैं कि ये बदलाव कांग्रेस में अब दिखने को मिले तभी फायदा होगा? मुझे लगता है कोई बदलाव कांग्रेस नहीं करने वाली है, लेकिन कुछ बदलाव की जरूरत है, वो हम बता सकते हैं। एक तो बदलाव जो कांग्रेस में इस बार हुड्डा पॉलिटिक्स को खास करके जाट समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके पास सपोर्ट था, लेकिन कुछ ही लोगों द्वारा किचन कैबिनेट द्वारा घिर जाना, उन्हीं की बात को सिर्फ मानना, बाकी सब की सलाह को दरकिनार कर देना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाट समाज को भी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, अकोमोडेटिव होना पड़ेगा। उनको ये बात आंख खोल करके सुन लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए कि अकेले जाट समाज के दम पर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। और सिर्फ ये जाट समाज की बात नहीं है, दलित समाज भी अकेला सरकार नहीं बना सकता, ओबीसी भी अकेला सरकार नहीं बना सकता। सरकार बनाने के लिए आपको सहयोग लेना पड़ेगा, आपको इंक्लूसिव होना पड़ेगा। ये जो ट्राइबल सोच है ना कि भाई सिर्फ मैं, हमारा, हमारे तक, यो अपना यो पराया, नहीं, ये समाज है। हरियाणा अपने आप में एक प्रदेश है, यहाँ पर डेवलपमेंट की सोच होनी चाहिए। यहाँ पर सोच ये होनी चाहिए कि विकास हो, सबका हो, समान हो, सिर्फ रोहतक का विकास ना हो। विकास तो दादरी में भी होना चाहिए, विकास तो सिरसा में भी होना चाहिए, अहिरवाल में भी होना चाहिए। नौकरियां मेरिट पर मिले, इसीलिए नहीं कि मैं जाट हूँ, मेरा सरनेम ये है इसलिए मैं। मुझे लगता है थोड़ा सोच को और डाइवर्स करने की जरूरत है, और नेता को सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई ये मेरी जात का नेता है, ये मानिए कि ये जो भी इशू स्पेसिफिक, जो ट्रांसपेरेंट हो, ईमानदार हो, डिलीवर करने वाला हो, इस तरह के नेता को सपोर्ट करे। कास्ट से थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको ब्रॉडर माइंड करने की जरूरत है। अगर ये करेंगे तो मुझे लगता है कि जो भी पार्टी करेगी सरकार भी बनाएगी और वाहवाही भी लूटेगी। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपके सामने रखे, और कांग्रेस को आखिरी वाले जो पॉइंट है उन पर बदलाव की जरूरत है। और इस पूरी वीडियो का निचोड़ यही है कि सहरा जिसके सिर पर बंधना था, ठीकरा भी अब उन्हीं के सिर पे फूटेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मेरा नाम सनी कौशिक है। जल को हरियाणा पर मेरे साथ जुड़े। कैमरे के पीछे है साहिल। राम राम। झलको